नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए जीके का पार्ट 29 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 29 का जो पहला क्वेश्चन है कि महान शासक कनिष्क किस राजवंश से संबंधित है। तो अगर बात करें महान शासक कनिष्क की, तो कनिष्क जो है आपकी कुषाण राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, कनिष्क जो है आपकी कुषाण राजवंश से संबंधित है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तो अगर बात करें कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली राजा की, तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। ये क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो अगर बात करें कुषाण वंश के संस्थापक की, ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। तो कुषाण वंश का संस्थापक आपका कुजुल कड़फिसेस कौन था भाई। आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुजुल कड़फिसेस कौन था। तो कुजुल कड़फिसेस जो है ये आपका कुषाण वंश का संस्थापक था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, कुजुल कड़फिसेस जो है वो कुषाण वंश का संस्थापक था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि चरक जो है वो किसके दरबार का राज्य वैद्य था। तो अगर बात करें चरक की, तो चरक जो है आपका कनिष्क के दरबार का राज्य वैद्य था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका बुद्ध का अंकन, जो महात्मा बुद्ध है उनका अंकन किसके सिक्कों पर हुआ था। तो कनिष्क जो है इनके अंकन, इनके सिक्कों पर जो है वो बुद्ध भगवान जो महात्मा बुद्ध थे इनका अंकन किया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना। साथियों, आप भी हिमाचल प्रदेश से और आप भी एचपी पटवारी परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं, हर एक सब्जेक्ट को बहुत डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देखिए आपको 499 रुपीज़ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड, जो क्लास भाई लाइव होगी वो क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलने वाली है। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी, साथ में फ्री, यहाँ पे साथ में आपको फ्री एवरी सैटरडे मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे 500 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी हमारे बैच का हिस्सा बन चुके हैं। भाई, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कनिष्क है। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कनिष्क है ना वो किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। तो वो जुड़ा था महायान। ध्यान से सुनना है, कौन से बौद्ध संप्रदाय से? महायान बौद्ध संप्रदाय। तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, जो कि किस संप्रदाय से जुड़ा था? महायान बौद्ध संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। अच्छा, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि भाई एंशियंट इंडिया में सोने के जो सिक्के हैं वो सबसे पहले किन राजाओं के द्वारा लाए गए? तो वो कुषाण राजाओं के द्वारा लाए गए थे। और एक क्वेश्चन और कनिष्क से पूछा जाता है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग जो आरंभ किया था वो आपकी कनिष्क के द्वारा आरंभ किया गया था। ये बात आपको इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखी? अच्छा, बात करें किताब उल हिंद पुस्तक की, तो इस पुस्तक की जो रचयिता है वो है आपके अल-बरूनी। अच्छा, अल-बरूनी के द्वारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि अल-बरूनी के द्वारा एक किताब लिखी गई जिस किताब का नाम था किताब उल हिंद। लेकिन साथियों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल-बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था। तो अल-बरूनी जो है वो महमूद गजनबी के शासनकाल में भारत आता है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है कि ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आ सकता है कि अल-बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये भारत आया था आपका महमूद गजनवी के शासनकाल में। अच्छा, फिरदौसी यहाँ पे एक नाम दिया है। फिरदौसी के द्वारा जो प्रमुख पुस्तक लिखी गई उसका नाम है शाहनामा। तो शाहनामा की रचयिता कौन है? कई बार पूछा गया है। तो शाहनामा की जो रचयिता है वो आपके कौन है? फिरदौसी है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। अच्छा जी, यहाँ पे एक नाम दिया है मेगस्तनीज। मेगस्तनीज के द्वारा क्या लिखा गया है?
तो बात करते हैं मेगास्थनीज की। तो मेगास्थनीज के द्वारा क्या लिखा गया, तो इसके द्वारा लिखा गया इंडिका, जो कि एक मौर्य साम्राज्य के से संबंधित है। और याद रखना है, इंडिका जो किताब के राइटर है वो मेगास्थनीज है, शाहनामा के फिरदौसी है। लेकिन भाई आपको एक बात याद रखनी है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आए थे, तो ये यूनानी लेखक थे, यूनानी लेखक या राजदूत थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यहाँ पे क्या आए थे, भारत में आए थे। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। और कौटिल्य के द्वारा जो किताब लिखी वो है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो अर्थशास्त्र के रचयिता आपके कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, बहुत सारे नाम इनके हैं। अच्छा, वो किताबें यहाँ पे आज डिस्कस करते हैं जो कि पटवारी एग्जाम में देखने को मिल सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बुक है वो है आपकी आईने अकबरी। आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। आईने अकबरी और अकबरनामा जो किताब है वो लिखी है कबीर के द्वारा। तो कबीर दास के द्वारा दो किताबें लिखी गई है, एक है आईने अकबरी, एक है आपकी अकबरनामा। दूसरी भाई देखो, कालिदास की बहुत सारी बुक्स है, लेकिन फिर भी हम इम्पॉर्टेंट करेंगे, जैसे कि कुमार संभवम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है पटवारी परीक्षा के लिए। कुमार संभवम की बात करेंगे, कुमार संभवम की बात करेंगे, रघुवंशम की बात करेंगे, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम। तो याद रखना है, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और आपका कुमार संभवम। तो ये तीनों की तीनों किताबें किसने लिखी है, कालिदास ने लिखी है। तो कालिदास की जो बुक्स है वो भी आपको डिट्टो में याद होनी चाहिए, बेहतर तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती आपने करी तो नंबर भी आपकी कटने वाले हैं। और अगर नंबर कटे तो फिर दिक्कत आपको ही आने वाली, इसलिए नंबर बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। साथियों, एक किताब बहुत बार पूछी जाती है और अक्सर इस किताब को बच्चे गलत करके आ जाते हैं। किताब है मालती माधव, कि मालती माधव जो बुक है उसके राइटर कौन है। तो मालती माधव बुक की अगर बात करें तो मालती माधव जो बुक है वो लिखी है आपकी किसने, भवभूति। क्या नाम है, भवभूति के द्वारा आपकी एक बुक लिखी है जिसका नाम है मालती माधव। तो मालती माधव जो बुक है इसका नाम आपको ज़रूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा, एक बुक है जी लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन बुक के राइटर कौन है, तो लाइफ डिवाइन बुक के राइटर है अरविंद घोष। कौन है, अरविंद घोष। तो अरविंद घोष कौन है, तो अरविंद घोष आपके लाइफ डिवाइन बुक के राइटर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ। पहले तो पता होना चाहिए कि जो खानवा का युद्ध है वो किस किस के बीच हुआ। तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और इस युद्ध में जो है वो जो जीत है वो किसकी होती है, बाबर की होती है। लेकिन ये युद्ध हुआ कब था, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें राणा सांगा की हार होती है। बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े। सबसे पहले बाबर ने लड़ा 1526 में पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध, पानीपत का युद्ध कब लड़ा, 1526 में। किसके साथ लड़ा, तो लोधी वंश के अंतिम राजा कौन थे, इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के साथ, जो कि लोधी वंश के अंतिम राजा थे, बाबर ने क्या लड़ा, पानीपत की पहले लड़ाई। कब लड़ी भाई, 1526 में लड़ी। अच्छा, खानवा का युद्ध कब हुआ, तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। 1528 में जो युद्ध हुआ था वो लड़ा था इसने चंदेरी का युद्ध। बहुत बार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 1528। किस किस के बीच हुआ, तो ये मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। उसी प्रकार आपका 1529 में जो युद्ध हुआ था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो घाघरा जो है, ये घाघरा जो युद्ध है वो आपका महमूद लोधी या फिर अफगानी सरदार और आपके कौन भाई, आपके बाबर के बीच हुआ। तो याद रखना, पानी पिया, इसके लिए ट्रिक है, पानी पिया 26 में, खाना खाया 27 में, 28 में चल दिया 28 में, घर गया 29 में और 30 में मर गया। क्या है भाई, 30 में मर गया। तो बाबर की मृत्यु कब हुई, 1530 में हुई। तो याद रखना है, पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि तोपों का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किस युद्ध में किया। तो सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसमें सबसे पहले क्या किया गया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में
क्या किया गया? तो भाई आपका सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया गया, ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। अच्छा, खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि ली? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने एक उपाधि ली जो है आपकी गाजी की उपाधि। तो गाजी की उपाधि किसके द्वारा ली गई? तो गाजी की जो उपाधि है वो बाबर के द्वारा ली गई। ये बात आपको इंपॉर्टेंट तरीके से, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाबर के बाद हुमायूं आया। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं आया, और हुमायूं ने दो मुख्य युद्ध लड़े। अब आप बोलेंगे दो मुख्य युद्ध कौन से लड़े? और हुमायूं ने दो युद्ध लड़े। एक लड़ा आपका चौसा का युद्ध। भाई चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539। तो 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुमायूं ने किसके साथ लड़ा? शेरशाह सूरी, जिसने बाबर की जो हुमायूं है, हुमायूं की क्या होती है? हार होती है, और जो शेरशाह सूरी है उसकी क्या होती है? इसमें विजय होती है। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। अच्छा, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये पटवारी में भी आ सकता है कि विलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो विलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो हुमायूं की मृत्यु 1556 में होती है। तो पुस्तकालय की जो सीढ़ियाँ हैं, पुस्तकालयों की सीढ़ियों में लाइब्रेरी की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर गिरने के कारण किस मुगल राजा की मृत्यु हुई? तो वो हुमायूं की मृत्यु हुई। और उस पुस्तकालय का नाम क्या था? तो उस पुस्तकालय का नाम था दीन ए पनाह। महादेव की कृपा से आपको हर एक बात याद रखनी है कि दीन ए पनाह जो है ये ऐसा पुस्तकालय है जहाँ पर क्या है? हुमायूं की मृत्यु होती है। सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु होती है। ये बात आपको याद रखनी है। सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? ये भी आपका हुमायूं। अगर ऐसा क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछता है कि सोने का सिक्का जारी करने वाला पहला मुगल राजा, तो वो भी आपका हुमायूं था। और ऐसा मुगल राजा जो कि ज्योतिष में भी विश्वास करता था, वो भी आपका हुमायूं था। तो चौसा का युद्ध हुमायूं ने शेरशाह सूरी के साथ 1539 में लड़ा। और आपका विलग्राम या कन्नौज का युद्ध है वो आपका कब लड़ा भाई? 1540 में लड़ा। तो यहाँ से युद्ध हमने बहुत सारे देख लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जी, अगला क्वेश्चन है कि भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? अगर बात करें भूरी सिंह म्यूजियम की, तो हिमाचल प्रदेश की चंबा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, भूरी सिंह म्यूजियम आपका चंबा में है। पहले भी हम एक आध बार इसकी बात कर चुके हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। अच्छा, भूरी सिंह म्यूजियम आपका चंबा में है। इसकी स्थापना जो है वो चंबा के राजा भूरी सिंह के द्वारा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि चंबा में तो है, लेकिन स्थापना किसने की? भूरी सिंह ने की। फिर अगले बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भूरी सिंह ने इसकी स्थापना कब की? देखो यार, इतना सब कुछ करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत नॉलेज गेन करनी होती है, तब जाके ये सारे क्वेश्चन आप तक पहुंचते हैं। इसीलिए अगर आपको ये थोड़ा भी मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हिमाचल का मेरा हर एक भाई बहन जो कोचिंग नहीं ले सकता उन तक ये वीडियोज़ पहुंच सके। भाई, भूरी सिंह म्यूजियम में मुख्यतः किसकी कृतियाँ रखी गई है? तो राधा और कृष्ण के जो प्रसंग है उनकी कृतियाँ जो है वो ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलती है? भूरी सिंह संग्रहालय में देखने को मिलती है, जिसकी स्थापना 1908 में भूरी सिंह के, महाराजा भूरी सिंह जो कि चंबा के राजा थे, उनके द्वारा की गई थी। अच्छा जी, इसकी उसी प्रकार कुछ और म्यूजियम हिमाचल प्रदेश में है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश का स्टेट म्यूजियम, राज्य संग्रहालय कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश का राज्य संग्रहालय शिमला में। चलो जी, ये बात अंकुश सर आप बता गए कि राज्य संग्रहालय आपका शिमला में है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि राज्य संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय की जो स्थापना है, हिमाचल प्रदेश जो स्टेट म्यूजियम है, इसको एस्टेब्लिश किया जाता है 1974 में। तो 1974 में हिमाचल प्रदेश जो स्टेट म्यूजियम है उसकी क्या होती है? स्थापना होती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। उसी प्रकार यार एक और है, नंगर आर्ट गैलरी, बहुत फेमस है नंगर आर्ट गैलरी। यहाँ से क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए कि नंगर आर्ट गैलरी किसे कहा जाता है। तो अगर बात करी नंगर आर्ट गैलरी की, तो नंगर आर्ट गैलरी पहले तो क्वेश्चन पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो लिख लीजिए, नंगर आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। अब नंगर आर्ट गैलरी तो है कुल्लू जिले में, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो नंगर आर्ट गैलरी की स्थापना की गई निकोलस रोरिक। किसके द्वारा? ध्यान से सुनना है, निकोलस रोरिक के द्वारा। तो निकोलस रोरिक के द्वारा नंगर आर्ट गैलरी की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। और अगर बात करें जो नंगर आर्ट गैलरी है, ये नंगर आर्ट गैलरी जो है इसकी स्थापना निकोलस रोरिक के द्वारा की जाती है। नगर आर्ट गैलरी को ना रोरिक आर्ट गैलरी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना किसने की है? निकोलस रोरिक ने। और अब ना हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में 2012 में क्या है? निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज की भी स्थापना की गई। तो निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज की स्थापना कब की है?
2012 में, तो 2012 में निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज की स्थापना भी की गई है। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। स्टेट म्यूजियम आपको पता चल गया शिमला में है, लेकिन एक क्वेश्चन और पेपर में आने वाला है कि अंद्रेटा आर्ट गैलरी कहाँ पर है। ऑप्शन में अंद्रेटा है, तो अंद्रेटा आर्ट गैलरी कांगड़ा के अंद्रेटा में है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है अंद्रेटा आर्ट गैलरी, लेकिन जिला पूछेगा तो कांगड़ा है। अच्छा, अंद्रेटा आर्ट गैलरी में क्या रखा गया है, तो शोभा सिंह जो है ना, उनकी अनेक कृतियाँ रखी गई है, इसीलिए अंद्रेटा आर्ट गैलरी का अन्य नाम शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, ये बात भी बिल्कुल क्लियर है भाई। यहाँ पर आपका उमर ख़्याम है, सोहनी महिवाल आपने नाम सुना होगा, सोहनी महिवाल, उमर ख़्याम, इनकी कृतियाँ रखी गई है। और जो आपकी अंद्रेटा आर्ट गैलरी है, इसको किसने स्थापित किया था, तो नोरा रिचर्ड्स की जो है, नोरा रिचर्ड्स ने इसको स्थापित किया था। अब नोरा रिचर्ड्स कौन है, तो शोभा सिंह की पत्नी, तो शोभा सिंह की पत्नी है नोरा रिचर्ड्स, और इन्हीं नोरा रिचर्ड्स के द्वारा स्थापित किया गया था अंद्रेटा आर्ट गैलरी, जिसको शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि 2012 में इसको क्या किया गया था, आर्ट गैलरी को संग्रहालय में बदल दिया गया था। उसी प्रकार आपका कांगड़ा कला संग्रहालय कहाँ पर है, तो कांगड़ा कला संग्रहालय आपका धर्मशाला में है। साथियों, कांगड़ा कला धर्मशाला की स्थापना आपकी 1991 में हुई थी। कब हुई थी, 1991 में आपकी कांगड़ा कला धर्मशाला में स्थित है कांगड़ा कला संग्रहालय की स्थापना। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पता ही नहीं चलता कहाँ से क्वेश्चन आया, कि जनजातीय संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो जनजातीय संग्रहालय आपके केलोंग में। कहाँ पर है आपका जनजातीय संग्रहालय, आपका हिमाचल के केलोंग में है। और इसकी स्थापना जो है की गई, वो कब की गई, 2006 में की गई। चलो, यहाँ से हम इतना ही पढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कि सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो लोथल है ना, लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब आप बोलेंगे कि लोथल है कहाँ पर, तो लोथल आपका गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। क्वेश्चन पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है। और लोथल की बात करूँ, यहाँ से हमें क्या मिला था, प्रसिद्ध गोदीबाड़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा और प्रसिद्ध बंदरगाह और गोदीबाड़ा कहाँ देखने को मिला, तो वो आपका लोथल से देखने को मिला। ये बात आपको, देखो मेरी वीडियो 18 से 20 मिनट की होती है, छोटी वीडियोज होती है, लेकिन वीडियोज़ को अगर आप अच्छे से देखेंगे, बहुत कुछ ये वीडियोज़ आपके सिखा के जाएगी। अच्छा, आगा है धोलावीरा कहाँ पे है, ये आपका, ये भी गुजरात में है। यहाँ से बहुत बड़ा स्टेडियम देखने को मिला था। रोपड़ कहाँ पर, पंजाब। पहला क्वेश्चन, रोपड़ पंजाब में है, किस नदी के किनारे है, तो रोपड़ आपका सतलुज नदी के किनारे है। कहाँ पर है, पंजाब में है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और रोपड़ आपको ज़रूर याद रखना है। बनावली की बात करें तो बनावली आपका हरियाणा में है। ये बात बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याद रखनी है। तो बनावली है, चाहे रोपड़ है, चाहे धोलावीरा है, चाहे लोथल है। हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता के मैं 4 स्थल आपको बताऊंगा, 4 कहाँ तक इसका, कहाँ तक ये फैली हुई है। तो पश्चिम में फैली है सूतका गेंडौर, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आए। पूरब में फैली है आलमगीरपुर, जो कि यूपी में पड़ता है, आलमगीरपुर। दक्षिण में फैली है दैमाबाद, और आपका उत्तर में फैली है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में मांडा पड़ता है, जो कि उत्तरी सीमा है सिंधु घाटी सभ्यता की। दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र है, उत्तरी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है, और पश्चिमी सीमा सुटका गेंडौर बलूचिस्तान पाकिस्तान है। भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। ये बात आपको फिर याद रखनी है, बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि महाभारत किसने लिखा था। देखो यार, ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। महाभारत की रचयिता है वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास महाभारत की रचयिता है। और दूसरी बात आपको मैं अगर बताना चाहूँ मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, कि महर्षि वेद व्यास जो है वो रचयिता है किसके, आपके महाभारत के। लेकिन एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है रामायण के रचयिता कौन है, तो रामायण के जो रचयिता है वो महर्षि वाल्मीकि है। और गायत्री मंत्र के जो रचयिता है वो ऋषि विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के 3रे मंडल में की गई है। टोटल मंडल ऋग्वेद में 10 है, और 1028 सूक्त कितने हैं, 1028 है, और 10,580 कुल ऋचाएँ हैं, कुल मंत्र है, जिसमें से अगर मूल की बात करें तो 10,462 है, क्योंकि 118 को रिपीट किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।